तो आज की इस नई गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़े उकसाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये विषय ऐसा है जो सीधे तौर पर पैसे और भविष्य से जुड़ा है। हाँ, मतलब ज़रा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान किसी नई कंपनी में शुरुआती दौर पर $50,000 लगाता है और कुछ ही सालों के अंदर वो रकम $50 मिलियन बन जाती है। अरे बाप रे! हाँ, मतलब करीब 400 करोड़ रुपए। जब भी हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली घंटी यही बजती है कि यार ये कोई स्कैम है, एकदम सही बात है। या फिर किसी की बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। क्योंकि कोई भी आम इंसान जो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है उसके लिए इस तरह का गणित हजम करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ये रिएक्शन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आम जिंदगी में या कहें कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था में पैसा इस तरह से काम नहीं करता है। लेकिन असलियत ये है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी संपत्तियां हैं वो वेल्थ जो पूरी की पूरी पीढ़ियों का भविष्य बदल देती है, बिल्कुल, वो इसी हाई रिस्क वाले इकोसिस्टम से बनती है। और दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों के पास ये मौके सबसे पहले आते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते। अच्छा। हाँ, ये एक बेहद खास और बंद दरवाजों वाला क्लब है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे कुछ खास समुदाय हमेशा इस क्लब से बाहर रह जाते हैं और वे अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। जी, आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो 22 अप्रैल 2026 को डेमोक्रेसी फॉर नेपाल नामक ब्लॉग पर प्रकाशित एक लेख है। इसका शीर्षक है फ्रॉम बाइसिकल टू रॉकेट, वाई नेपाली एंड मदेसी इन अमेरिका मस्ट मेक द नेक्स्ट लीप। मतलब साइकिल से रॉकेट तक अमेरिका में नेपाली और मदेसी समुदाय को अगला कदम क्यों उठाना चाहिए। और देखिए, हालांकि ये लेख मुख्य रूप से नेपाली और मदेसी समुदाय को संबोधित करता है, लेकिन इसका जो मूल संदेश है वो पूरे दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय पर लागू होता है, चाहे वे भारत से हों या पाकिस्तान से। बिल्कुल, चाहे वो बांग्लादेश से हो, सब पर समान रूप से लागू होता है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों इस लेख का लेखक ये मजबूती से मानता है कि प्रवासियों को अपने निवेश के जो सुरक्षित तरीके हैं, जो परखे हुए तरीके हैं, हाँ, उन्हें छोड़कर हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले एआई स्टार्टअप्स की दुनिया में छलांग लगानी चाहिए। बिल्कुल। चलिए इस प्रवासी अनुभव को थोड़ा गहराई से समझते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति काठमांडू या जनकपुर या भारत के किसी छोटे शहर से अपना सब कुछ पीछे छोड़कर अमेरिका आता है तो उसका पहला लक्ष्य क्या होता है? हाँ, एक स्थिर नौकरी, एक अच्छा घर और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य। सही बात है। लेखक भी इस बात को मानता है कि ये जो साइकिल से कार तक का सफर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। जब लोग यहाँ आते हैं तो वे एक दूसरे के करीब रहते हैं, वे अपना समुदाय बनाते हैं, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखते हैं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, एक सेफ्टी नेट की तरह। जी, जब आप एक अनजान देश में होते हैं जहाँ वीजा की अनिश्चितता होती है या जहाँ आपको घर पैसे भेजने होते हैं, तो रिस्क लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, आपकी पहली मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया सर्वाइवल की होती है, मतलब अपना अस्तित्व बचाए रखने की। आप कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहते। और मुझे लगता है कि यही सर्वाइवल माइंडसेट उनके निवेश के तरीकों में भी झलकता है। बिल्कुल झलकता है। लोग अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाते हैं या शेयर बाजार के सेफ इंडेक्स फंड्स में डालते हैं। ये वैसा ही है जैसे लोग अपना पैसा गद्दे के नीचे या बैंक की एफडी में रखकर चैन की नींद सोते हैं। हाँ, रिटर्न भले ही कम हो, लेकिन कम से कम रातों की नींद खराब नहीं होती। पैसा डूबने का डर नहीं होता। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अगर ये तरीके इतने ही सुरक्षित और भरोसेमंद हैं, तो लेखक इसे एक समस्या या कहें कि एक जाल क्यों मान रहा है? अच्छा सवाल है। यहाँ लेखक एक बहुत ही शानदार उपमा का इस्तेमाल करता है। वो इन सुरक्षित निवेशों की तुलना एक साइकिल से करता है। साइकिल? हाँ, एक साइकिल आपको बहुत ही भरोसेमंद तरीके से आगे ले जाएगी। आप पेडल मारते रहेंगे और आपकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ओके। लेकिन क्या एक साइकिल आपको अंतरिक्ष में ले जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस लेखक का तर्क ये है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल वेल्थ चाहिए, मतलब ऐसी बेहिसाब संपत्ति जो सिस्टम को बदल सके, तो आपको साइकिल से उतरकर रॉकेट में बैठना होगा। बिल्कुल। और आज के समय में वो रॉकेट हैं टेक स्टार्टअप्स। लेकिन एक सेकंड रुकिए, रॉकेट तो फट भी सकता है ना? हाँ, रिस्क तो है। हम सब जानते हैं कि स्टार्टअप्स की दुनिया में 10 में से 9 रॉकेट क्रैश हो जाते हैं, मतलब कंपनियां फेल हो जाती हैं।
ये सच है। तो एक ऐसा समुदाय है जिसने अपना सब कुछ पीछे छोड़कर अमेरिका में शून्य से शुरुआत की है, वो अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई किसी ऐसी चीज में क्यों डालेगा जो अगले ही पल हवा में उड़ सकती है? देखिए, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और यहीं पर मानसिकता के बदलाव की बात आती है। मतलब? लेखक ये नहीं कह रहा कि साइकिल बुरी है, वो कह रहा है कि साइकिल आपको केवल मेंटेन कर सकती है, आपको बिल्डर या निर्माता नहीं बना सकती। अच्छा। जब आप साइकिल पर होते हैं तो आप दूसरों के बनाए सिस्टम में सुरक्षित खेल रहे होते हैं, लेकिन रॉकेट में बैठने का मतलब है कि आप खुद उस नए सिस्टम के मालिक बनने का जोखिम उठा रहे हैं। तो अगर आप पीढ़ियों को बदलने वाला प्रभाव चाहते हैं तो वो बिना जोखिम के संभव नहीं है। सटीक रूप से। तो इसका मतलब ये सिर्फ रिटर्न या पैसों के बारे में नहीं है। नहीं। क्या लेखक यहाँ पैसों से ज्यादा एक पावर शिफ्ट या भविष्य के सिस्टम पर कंट्रोल की बात कर रहा है? बिल्कुल। और इस बात को साबित करने के लिए स्रोत में इतिहास के कुछ बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि विनोद खोसला का उदाहरण। अरे हाँ, सन माइक्रोसिस्टम्स के सह-संस्थापक। जी। जो भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए और आज सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट में से एक हैं। बिल्कुल। वेंचर कैपिटल यानी वो लोग जो शुरुआती दौर की नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं। सही कहा। तो स्रोत में उनके बारे में क्या लिखा है? लेखक दावा करता है कि विनोद खोसला भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शायद किसी भी सरकारी मंत्री से ज्यादा काम करेंगे। वाकई? तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकारें जो काम दशकों में नहीं कर पाती, वो ये टेक विजनरीज कुछ सालों में कर देते हैं? हाँ, क्योंकि उनके पास बजट पास कराने की लालफीताशाही नहीं होती। लालफीताशाही तो एक कारण है ही, लेकिन इसका मुख्य कारण है स्केल या पैमाने का अंतर। अच्छा, इसे थोड़ा समझाएंगे? देखिए, सरकारें आमतौर पर जो सिस्टम पहले से बना हुआ है उसे मेंटेन करती हैं और बजट खर्च करती हैं। सही बात है। लेकिन जो दूरदर्शी लोग या विजनरी होते हैं वो पुरानी चीजों को रिपेयर नहीं करते, वे एक बिल्कुल नया सिस्टम डिजाइन करते हैं। अरे वाह। विनोद खोसला की असली ताकत उनके बैंक अकाउंट का आकार नहीं है, बल्कि वो प्रभाव है जो तकनीकी संपत्ति उन्हें दुनिया के नियम बदलने के लिए देती है। समझ गया। अब जब हम इस तकनीकी संपत्ति या कहें कि टेक वेल्थ के आरोप पर नजर डालते हैं तो स्रोत में दिए गए कुछ उदाहरण सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। बिल्कुल, वो नंबर्स बहुत बड़े हैं। जैसे कि 1998 में गूगल में किया गया पहला निवेश। हाँ। वो निवेश था सिर्फ $1 लाख का। और महज 8 साल में वो कितना बन गया? $1.5 बिलियन। यानी $150 करोड़। और दूसरा उदाहरण फेसबुक का है, जहां आधा मिलियन यानी $5 लाख का निवेश सिर्फ 6 साल में $2 बिलियन में तब्दील हो गया। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। रुको, $1 लाख से सीधा 1.5 बिलियन, मतलब ये कोई नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट या ब्याज तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट में एक मकान की कीमत हर साल 8 या 10% बढ़ सकती है, लेकिन ये स्टार्टअप्स रातों रात हजारों गुना कैसे बढ़ जाते हैं? यही तो मैजिक है टेक का। ये काम कैसे करता है? क्योंकि एक आम इंसान के लिए तो ये किसी जादू टोने जैसा है। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो समझना बहुत जरूरी है। इससे अर्थशास्त्र की भाषा में जीरो मार्जिनल कॉस्ट या स्केलेबिलिटी कहते हैं। जीरो मार्जिनल कॉस्ट? हाँ, मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है। हर नए फ्लोर को बनाने के लिए आपको फिर से सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, मजदूर और जमीन चाहिए होगी। मतलब मेरी लागत लगातार बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सॉफ्टवेयर या एआई की दुनिया में ऐसा नहीं होता। अच्छा। मतलब एक बार जो चीज बन गई उसे बार बार बनाने का खर्चा नहीं आता। ओहो, मतलब आपने एक बार सर्च इंजन का कोड लिख लिया या कोई एआई मॉडल बना लिया, तो अब उसे एक इंसान इस्तेमाल करे या एक अरब इंसान, आपकी लागत लगभग उतनी ही रहती है। वाकई। हाँ, इसे स्केल करना बहुत आसान है और यही वो मैकेनिज्म है जो इतने कम समय में इतनी बेहिसाब संपत्ति पैदा करता है, जिसे हम एक्सपोनेंशियल वेल्थ कहते हैं। एकदम से ही। ये कंसेप्ट तो बहुत साफ हो गया, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी अड़चन नजर आती है। वो क्या? ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि गूगल ने इतना पैसा बना कर दिया, लेकिन लेख खुद ये स्वीकार करता है कि गूगल में वो शुरुआती निवेश किसी बैंक या पब्लिक शेयर बाजार के जरिए नहीं हुआ था। हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है। वो निवेशक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था जो उन 2 युवा संस्थापकों को पर्सनली जानता था। उसने बस बातचीत सुनी और तुरंत चेक लिख दिया। ये तो पूरी तरह से एक इनसाइडर नेटवर्क वाली बात होगी ना। यही तो स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे बड़ा कैच है। मतलब असली पैसा हमेशा कंपनी के पब्लिक होने से पहले यानी उसके शुरुआती प्राइवेट राउंड्स में बनता है। तो मेरा सवाल ये है कि एक आम अप्रवासी
जिसके पास ना तो स्टैनफोर्ड के कनेक्शंस हैं और ना ही सिलिकॉन वैली के रसूखदार दोस्तों का नेटवर्क। वो इस इनसाइडर क्लब का हिस्सा कैसे बने? इस लेख का मूल तर्क इसी कमी को उजागर करता है। देखिए, पेशेवर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास अपना एक मजबूत नेटवर्क होता है। हाँ, उनके पास तो हर रोज नए स्टार्टअप्स आते होंगे। बिल्कुल, लेकिन प्रवासी समुदायों के पास ये पहुंच या एक्सेस नहीं होती। सही बात है। वे अपनी कम्युनिटी में तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन सिलिकॉन वैली के गलियारों में उनकी कोई पहुंच नहीं होती। इसीलिए वे केवल अपना सुरक्षित खेल खेलते रह जाते हैं और उसी सिस्टम में फंसे रहते हैं जहां पहुंच आसान है, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट फंड में पैसा डालना। तो इस पहुंच की कमी को दूर करने के लिए लेखक केवल थियोरी नहीं दे रहा है। नहीं, उसने एक प्रस्ताव भी रखा है। हाँ, वो इस लेख में एक बहुत ही ठोस और सच कहूं तो काफी विवादित प्रस्ताव पेश कर रहा है। और ये सारा प्रस्ताव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पृष्ठभूमि में है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि स्रोत एआई को किस नजरिए से देखता है। वो कैसे? लेखक स्पष्ट रूप से कहता है कि एआई कोई सामान्य तकनीकी ट्रेंड नहीं है। अच्छा। ये मेटावर्स या क्रिप्टो जैसा कोई बुलबुला या हाइप नहीं है जो आज है और कल गायब हो जाएगा। तो फिर लेखक की नजर में एआई है क्या? ये एक पूरी तरह से नई औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंटरनेट ने दुनिया को केवल जोड़ा था, उसने कम्युनिकेशन आसान किया था। सही है। लेकिन एआई दुनिया के हर एक सिस्टम को फिर से बनाने जा रहा है। मतलब रीबिल्ड करने जा रहा है। बिल्कुल, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, खेती हो या रक्षा क्षेत्र हो। बाप रे। लेखक का मानना है कि भविष्य की जो $1 ट्रिलियन कंपनियां होंगी वो सामान्य वेबसाइट से नहीं बनेंगी, वो एआई से बनेंगी। एकदम से। और यहीं पर लेखक अपने खुद के स्टार्टअप का आइडिया पिच करता है। हाँ, ल्यूमिना एआई। जी, ल्यूमिना एआई द $1 ट्रिलियन सन, वो $50 मिलियन की वैल्यूएशन पर $5 मिलियन जुटाना चाहता है। और वो खास तौर पर नेपाली, मदेशी और दक्षिण एशियाई समुदाय से आह्वान करता है कि वे इसमें कम से कम $5 लाख का निवेश करें। और ऑफर ये है कि अभी $50,000 का निवेश करें और 10 साल में 50 मिलियन प्राप्त करें। लेकिन यहाँ मेरा दिमाग सच में ठनक गया। क्यों? लेख में साफ लिखा है कि ये कंपनी लेखक के ही एक नॉवल, जी हाँ, एक उपन्यास पर आधारित है। ये बात सच में किसी को भी चौंका सकती है। चौंकाना तो बहुत छोटी बात है यार। मैं तो ये कहूंगा कि सिलिकॉन वैली के पास तो कम से कम वर्किंग प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कोड होता है, कोई यूजर बेस होता है। हाँ, ये तो है। यहाँ लेखक सिर्फ एक कहानी या एक उपन्यास के आधार पर $50 मिलियन की वैल्यूएशन मांग रहा है। क्या ये अपनी ही समुदाय की भावनाओं के साथ खेलना नहीं हुआ? कोई भी समझदार इंसान जिसे फाइनेंस की थोड़ी भी समझ हो, वो केवल एक कहानी पर $50,000 कैसे लगा सकता है? देखिए, आपका ये सोचना और ये शंका जताना बिल्कुल जायज है ना? पारंपरिक निवेश की दुनिया में किसी उपन्यास के आधार पर 50 मिलियन का वैल्यूएशन मांगना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग या खतरे की घंटी माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन अगर हम स्रोत के तर्क को सिलिकॉन वैली के माइंडसेट से समझने की कोशिश करें, अच्छा, तो कई बार सबसे शुरुआती निवेश केवल प्रोडक्ट पर नहीं किए जाते। तो किस पर किए जाते हैं? वे निवेश विजन पर किए जाते हैं, उस विचार के पीछे छिपे संस्थापक के माइंडसेट पर किए जाते हैं और भविष्य की उस संभावना पर किए जाते हैं कि वो विचार कितना बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन फिर भी 50,000 लगाकर 10 साल में 50 मिलियन वापस पाने का दावा, ये तो बहुत ही ज्यादा हवाई लगता है। वेंचर कैपिटल का पूरा मॉडल ही पावर लॉ पर काम करता है। पावर लॉ? हाँ, जैसा कि हमने पहले रॉकेट के उदाहरण में बात की थी। अगर एक निवेशक 10 स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है तो उसे पता होता है कि उनमें से 9 डूब जाएंगे। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो एक सफल होगा वो इतना बड़ा रिटर्न देगा कि वो बाकी 9 के नुकसान की भरपाई भी कर देगा और भारी मुनाफा भी कमा कर देगा। अच्छा। लेखक यहाँ समुदाय से कह रहा है कि वे उस एक ल्यूमिना एआई जैसी संभावना पर दांव लगाएं। तो बेसिकली लेखक कह रहा है कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम हमेशा किराएदार ही रहेंगे, कभी मालिक नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। चाहे वो मकान का किराया हो या भविष्य की टेक्नोलॉजी का। एकदम सही। वो चाहता है कि कम्युनिटी दूसरों के सिस्टम में काम करने वाले वर्ग से बाहर निकले और खुद का सिस्टम बनाने और उसका नेतृत्व करने वाले वर्ग में शामिल हो। यही असली मुद्दा है। ये पूरी चर्चा केवल ल्यूमिना एआई में पैसे डालने की बात नहीं है। तो ये क्या है? ये एक वेकअप कॉल है। ये एक पूरे समुदाय के वैचारिक परिवर्तन की मांग है। अच्छा। लेखक पूछ रहा है कि क्या आप केवल सुरक्षित अप्रवासी बनकर घरों में पैसा लगाते रहेंगे,
या आप उस रॉकेट के मालिक बनेंगे जो भविष्य की ओर जा रहा है। वाकई ये सोचने वाली बात है। तो आइए अब हम अपनी इस चर्चा के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं और उन मुख्य बातों को समेटते हैं जो हमने इन स्रोतों से सीखी हैं। बिल्कुल। ये स्पष्ट है कि लेखक का ये लेख सिर्फ एक निवेश की पिच नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी है और एक खुला निमंत्रण भी। चेतावनी ये है कि एआई का युग शुरू हो चुका है और ये सब कुछ बदलने वाला है। और निमंत्रण इस बात का है कि समुदाय को अब एक बड़ा चुनाव करना है। जी। जो लोग हमारी ये गहरी चर्चा सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। बिल्कुल है। ये मेंटेनेंस यानी सिर्फ चीजों को बनाए रखने की मानसिकता और बिल्डर यानी कुछ नया निर्माण करने की मानसिकता के बीच का अंतर है। और यही अंतर हमारा भविष्य तय करेगा। एकदम सही। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस शो पर किसी निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ना ही हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि किसी उपन्यास पर आधारित कोई कंपनी सच में $1 ट्रिलियन का साम्राज्य बन सकती है। हम निष्पक्ष रूप से केवल स्रोत के उस विचार को सामने रख रहे हैं कि भविष्य की अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी और उसमें जोखिम लेना क्यों जरूरी हो सकता है। क्योंकि कभी-कभी सुरक्षित बने रहना ही सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है, खासकर तब जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही हो। बिल्कुल सही। बहुत ही गहरी बात है। तो इस गहन चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हमें आगे चलकर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। वो क्या? शुरुआत में हमने बात की थी कि सुरक्षित निवेश हमें सुकून देते हैं। हाँ? हमने रियल एस्टेट को एक मजबूत फिक्स्ड डिपॉजिट माना है जिसकी भविष्यवाणी की जा रही है। अगर ये जीरो मार्जिनल कॉस्ट के जरिए पूरी तरह से नए उद्योग और नई बेहिसाब संपत्तियां बनाता है तो क्या भविष्य में आर्थिक असमानता इतनी अधिक हो जाएगी कि आज के जो हमारे तथाकथित सुरक्षित निवेश हैं वे कल की नई एआई संचालित अर्थव्यवस्था में वास्तव में एक बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम बन जाएंगे? ये सच में एक डराने वाला ख्याल है। क्या उस टेक रॉकेट्स के छूट जाने का मतलब ये होगा कि जो लोग अपनी साइकिल से चिपके रहे वो हमेशा के लिए उस पुरानी दुनिया में पीछे छूट जाएंगे जो अब अस्तित्व में ही नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा का समापन करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।